डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पे चर्चा करूँगा। चर्चा का विषय है पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। मानव की जिस क्रिया से वायु, जल, मिट्टी तथा वहाँ के संसाधनों के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में कोई ऐसा वांछनीय परिवर्तन आ जाए जिससे जैव जगत और संपूर्ण वातावरण पर हानिप्रद प्रभाव पड़े, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। वर्तमान में विश्व के विकसित एवं विकासशील देश मानव समाज की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए भौतिक संसाधनों तथा अपने परिवेश का अविवेकपूर्ण दोहन करने लगे हैं। विकसित देश औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के द्वारा विकसित होने के प्रयास कर रहे हैं, जबकि विकसित देश अपने संसाधनों के साथ साथ आयातित संसाधनों का उपयोग कर और अधिक विकास करने के प्रयास में लगे हैं। अतः मानव अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु प्राकृतिक परिवेश के साथ निर्दयता का आचरण कर रहा है और अवांछित परिवर्तन कर रहा है, जिस कारण उसका परिवेश प्रदूषित होता जा रहा है। विकसित देशों के औद्योगिक क्षेत्रों में सांस लेना भी दुर्लभ है। जल के प्रदूषित हो जाने के कारण उसे पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मिट्टी के प्रदूषित हो जाने से बंजर एवं बीहड़ क्षेत्रों का विस्तार होता जा रहा है। वाहनों की तेज गति एवं ध्वनि के कारण सुनना भी दुर्लभ हो गया है। इन सभी कारणों से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। प्रदूषण के मुख्यतः 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है जल प्रदूषण और पांचवा है भूमि एवं मृदा प्रदूषण। सर्वप्रथम हम जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन पे बात करेंगे। वह जल जिसमें अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ एवं गैसें एक निश्चित अनुपात से अधिक मात्रा में घुल जाते हैं, प्रदूषित जल कहलाता है। प्रोक्का के अनुसार जल प्रदूषण का अर्थ है मनुष्य द्वारा बहती नदी में ऊर्जा या ऐसे पदार्थ का निस्तारण जिससे जल के गुणों में ह्रास हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल प्रदूषण की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाह्य पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा यह विषाक्तता एवं सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए घातक हो जाता है तथा संक्रामक रोगों को फैलाने में सहायक होता है। जल प्रदूषण के कारण काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से होता है। प्राकृतिक कारणों में भूक्षरण, मृत वनस्पति या उसके सड़े गले अंगों, खनिज पदार्थों, प्राणियों के मृत शरीरों या उसके द्वारा उत्सर्जित मल मूत्र इत्यादि के मिलने से जल प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी के फटने से भी जल प्रदूषण होता है। इस प्रकार के प्रदूषण की गति धीमी होती है और प्रकृति अपनी स्वशुद्धिकरण प्रक्रिया द्वारा उसे समयानुसार शुद्ध भी करती रहती है। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के साथ कृषि, उद्योग एवं स्वयं मानव के उपयोग के लिए जल की मात्रा इस सीमा तक बढ़ गई है कि मानव ही जल को प्रदूषित करने वाला
प्रमुख कारण बन गया है। घरेलू बहिस्राव में घरेलू अपशिष्ट पदार्थों से युक्त इस जल को मलिन जल भी कहते हैं। यह जल साबुन, डिटर्जेंट, तेल आदि से युक्त होता है। वाहित मल में घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से उत्सर्जित मानव मलमूत्र की अधिकता होती है। घरेलू बहिस्राव एवं वाहित मल को तालाब, झील या नदी में मिलने दिया जाता है। रंगाई, वस्त्र उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग, इस्पात उद्योग, शराब उद्योग, शक्कर उद्योग, तेल उद्योग, उर्वरक उद्योग और इसी प्रकार अनेक उद्योग हैं जो मल का भरपूर उपयोग करते हैं तथा अपने बहिस्राव से जल स्रोतों का भारी मात्रा में प्रदूषण करते हैं। कृषि में उपयुक्त उर्वरकों तथा कीटनाशकों के द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के प्रभाव को हम कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है जीवों पर प्रभाव। जल प्रदूषण का जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे हैजा, टाइफाइड, पेचिश एवं पोलियो जैसे रोग फैलते हैं, महामारी का रूप ले लेते हैं। प्रदूषित जल के जीवाणु मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जल भंडारों में जलीय जीवों के नष्ट होने से खाद्य पदार्थों की हानि होती है, बड़ी संख्या में मछलियां नष्ट हो जाती हैं तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जलीय पौधों के नष्ट होने से पर्यावरण में नितांत आवश्यक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन आदि की कमी होने लगती है। इस प्रकार पर्यावरण के विनष्ट होने से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ही असंतुलित हो जाता है। निसंदेह जल प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा है वनस्पतियों पर प्रभाव। प्रदूषित जल में पौधों के पोषक तत्व उपस्थित होने के कारण शैवाल आदि अधिक विकसित होते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की तीव्र वृद्धि होती है जो जलीय ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश पौधे नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषित जल में मल कवक की आवरण उपस्थित होने के कारण सूर्य का प्रकाश जल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, अतः जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है। इससे जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, पौधे सूख जाते हैं। अपशिष्टों द्वारा जल के प्रदूषित होने से प्रदूषक जल स्रोत की पेंदी में बैठ जाते हैं। ऐसे जल में जलकुंभी, फर्न एवं लेट्यूस तीव्र गति से फैलने लगते हैं, जो जलीय वनस्पति की वृद्धि को रोक देते हैं। कभी कभी जलीय पौधे नष्ट हो जाते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे वाहित मल को स्वच्छ जल में विसर्जित करने से पूर्व उसे उपचारित किया जाना चाहिए। इस कार्य में कैथोड रे ट्यूब तथा गंदगी का अवशोषण करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सड़े गले पदार्थ एवं कूड़ा करकट को स्वच्छ जल के भंडारों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। शवों को जलाने के लिए विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों के उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा न करने वाले औद्योगिक इकाइयों पर वैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने की योजना होनी चाहिए। समुद्रों में परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित
किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य जनता में जागरूकता लानी चाहिए। सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों द्वारा जल संरक्षण के उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। स्वच्छ जल के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जल में ऐसे जीव और वनस्पतियां विकसित की जाएं जो जल को शुद्ध करने में सहायक हों। प्रदूषित जल से विषाक्त रसायनों के निष्कर्षण की तकनीकी को विकसित किया जाना चाहिए। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके भी जल प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मल विसर्जन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सुलभ अंतर्राष्ट्रीय जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता लेनी चाहिए। सुलभ शौचालयों का निर्माण करने से जल प्रदूषण की मात्रा में कमी लाई जा सकती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल की शुद्धता की रासायनिक जांच कराते रहना चाहिए। दूसरा है वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन। वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य किसी भी गैस की मात्रा संतुलित अनुपात से अधिक होने पर वायु श्वसन के योग्य नहीं रहती। अतः वायु में किसी भी गैस की वृद्धि या अन्य पदार्थों का समावेश वायु प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायु प्रदूषण को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें वायुमंडल में ऐसे पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है जो मानव और उसके चारों ओर विद्यमान पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के कारणों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मानवीय कारण। सामान्यतः वायु प्रदूषण में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानव निर्मित औद्योगिक कारखाने, ताप बिजली घर, घरेलू ईंधन, यातायात के साधन आदि वातावरण को दूषित करते हैं। इनसे निकलने वाली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि वायु में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। दूसरा है प्राकृतिक या नेचुरल कारण। वायु में प्रदूषण का प्रमुख कारण प्राकृतिक भी है। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, जंगलों की आग, आंधी तूफान के समय उड़ने वाले धूल के कण आदि अधिक मात्रा में वायु में मिलकर उसके गैसीय अनुपात को बिगाड़कर इसे दूषित कर देते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्षेत्रों पे पड़ता है। पहला है मानवीय जीवन पर प्रभाव। कारखानों से निकलने वाली गैसें विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से दमा एवं सांस संबंधी रोग, सिलिका युक्त धूल के कणों से फेफड़ों संबंधी रोग, कार्बन मोनोऑक्साइड से सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है। इसके साथ ही मोटरों एवं कारों का धुआं सांस के साथ नाक में जाकर जलन उत्पन्न करता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता से कैंसर, हृदय रोग एवं मधुमेह आदि रोग हो जाते हैं। दूसरा है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह से तात्पर्य ऐसे गृह से है जो कांच का बना होता है। यह ताप को अंदर तो आने देता है परंतु बाहर नहीं जाने देता। ठंडे देशों में इसका प्रयोग सब्जियों और पौधों को उगाने में किया जाता है। वायुमंडल में इन हरित गृह गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि की सांद्रता में वृद्धि,
जीवाश्म ईंधन, स्वचालित वाहनों, कल कारखानों आदि से निकलने वाले धुएं के कारण हैं। हरित गृह गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यदि यह वृद्धि जारी रही तो समुद्री द्वीप सागर में डूब जाएंगे। कोलकाता, मुंबई, बैंकॉक, ढाका जैसे समुद्री तट पर बसे नगर के निचले क्षेत्र समुद्र में डूब जाएंगे। तीसरा है जीव जंतु एवं वनस्पति पर प्रभाव। वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में वर्षा होने पर वर्षा के साथ विभिन्न गैसें, विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैले पदार्थ घुल जाते हैं, जो अम्लीय वर्षा के रूप में धरातल पर प्रकट होती हैं। इससे पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा मछलियों एवं अन्य जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणों जैसे रेडियो एक्टिव किरणें जिसे कहते हैं, जिनका प्रयोग नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में किया जाता है। इसका प्रयोग परमाणु बमों के परीक्षण में अधिक किया जाता है। इनसे होने वाले विकिरण से पर्यावरण दूषित रहता है। अगला है ओजोन क्षरण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, परंतु वर्तमान में इसका तीव्रता के साथ क्षय हो रहा है। इसे क्षय करने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) है, जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्लास्टिक, रंग आदि उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से मनुष्य में ब्रोंकाइटिस, अल्सर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले घातक परिणामों के प्रति जन चेतना जगाई जाए, जिससे लोग वायु प्रदूषण करने वाले स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिए उत्प्रेरित हो सकते हैं। वायु प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। वायु प्रदूषकों को ऊपरी वायुमंडल में प्रकीर्णन करने के विशेष उपाय किए जाने चाहिए। इससे धरातल पर प्रदूषकों का सांद्रण कम हो जाएगा। वायु प्रदूषण फैलाने वाली ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जैसे कोयले के स्थान पर सौर ऊर्जा से वाहनों का संचालन। ओजोन क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेऑन 11 तथा फ्रेऑन 12 के उत्पादन में कटौती या रोक लगनी चाहिए। कणकीय वायु प्रदूषकों से बचने के लिए फैब्रिक फिल्टर या हाई एनर्जी स्क्रबर उपकरणों की सहायता से धुएं से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। वायु के साथ मिश्रित सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) को फ्लू गैसें डिसल्फाइजेशन विधि से पृथक किया जा सकता है। 550 डिग्री C तापमान पर कोयले को जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है, अतः ऐसे ईंधनों की दहन प्रणाली में परिवर्तन करके कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई में वृद्धि की जानी चाहिए। धन्यवाद। आगे के क्लास में हम ध्वनि प्रदूषण, जैव प्रदूषण और भूमि एवं मृदा प्रदूषण पर चर्चा